नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी के प्राइम टाइम डिबेट शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। इतिहास गवाह है कि चुनावी यात्राओं का फल मिलता है और बीजेपी के लिए तो ये कई जगह पर 100% 100% सच साबित हुआ है। फिर बात आडवाणी जी के नेतृत्व में निकाली गई चुनावी रथ यात्रा की हो जाए, जिसके बाद बीजेपी का बिग कमबैक हुआ था, या फिर मोदी जी की चुनावी यात्राओं की, जिसके बाद बीजेपी को बम्पर जीत मिली। चुनावी यात्राओं से राजनेताओं की किस्मत का ताला खुलता जरूर है, तो यूपी का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यूपी फतेह करने तमाम दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभाएं, रैलियां, जनता के सामने कामों की और वादों की फहरिस्त। दलों का फोकस इस बात पर भी कि सभाओं में चेहरे जो होंगे वो भी दमदार उतारे जाएं। तो शुरू हो चुका है यूपी में चुनावी संग्राम, जिसको लेकर राजनेताओं ने कस ली है कमर। बीजेपी ने शुरू किया धुआंधार प्रचार, रैलियां, चुनावी यात्राएं और सभाओं में उमड़ा जन सैलाब। लेकिन ये सैलाब बहाकर ले जाएगा या नैया पार लगाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। तो इस बार चुनावी यात्राएं करेंगी किसका बेड़ा पार, होगी चर्चा। यात्राओं का चुनावी गणित भी समझने की होगी कोशिश। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। यूपी बीजेपी के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा पार्टी की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग से लगाया जा सकता है, जिसके जरिए पार्टी जमीन से आसमां तक चुनावी फिजा को भगवा करने में जुट गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 दिनों में यूपी के हर हिस्से को मथ लिया है। मोदी और भाजपा नेतृत्व अच्छे से समझते हैं कि पिछले कई चुनाव से यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से निकलता रहा है। फिर चाहे 2007 की मायावती सरकार हो, 2012 में अखिलेश सरकार हो या 2017 में योगी सरकार। इन स्पष्ट बहुमत की सरकारों की ताजपोशी में पूर्वांचल की खास भूमिका रही है, जिसके चलते बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फिर जेवर एयरपोर्ट के साथ ही पूरब से पश्चिम और बुंदेलखंड तक लगातार कार्यक्रमों से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। यूपी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सबकी नजरें यूपी से मिलने वाली सबसे ज्यादा सीटों पर है, जिसके चलते बीजेपी यूपी के 6 हिस्सों में एक साथ 6 यात्राएं शुरू करेगी। इधर कांग्रेस के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किसी से भी गठबंधन न करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। इसको देखते हुए हमने बसपा की पूरी टीम को चुनावी रणनीति में लगा दिया है। जनता में बसपा का संदेश और बीती 4 बार की सरकारों में हुए कार्य को बताया जा रहा है। इधर सपा भी फुल फॉर्म में रोड शो, रैलियां कर रही है, लेकिन शिवपाल को ना शामिल कर और जतिन और रोड शो से खुलेगा सपा की किस्मत का ताला, ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि यात्राएं महज बीजेपी ने ही की हो, इससे पहले अखिलेश भी साइकिल रैली निकाल चुके हैं। यूपी में चुनावी यात्राएं और पार्टियों की रणनीति को लेकर राजनीतिक दलों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार की, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकालेगी, जिसको लेकर के आज संगठन ने यह यात्रा पर विस्तृत कार्ययोजना बनाने के हिस्से इस चर्चा के लिए आप सबको भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। जिस तरह से 2017 के संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर क्या किया, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कारनामे किए। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने डाटा बनाया भारतीय जनता पार्टी को बदलने के लिए। अब इनको विजय यात्रा नहीं निकालनी पड़ेगी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बदलने का मन बना लिया है और आने वाले समय में बदलाव तय है। आज जब पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का विजय रथ चारों ओर घूम घूम कर जनता का अपार स्नेह और प्यार जीत रहा है, तो ये भाजपा सरकार को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार, योगी सरकार माननीय अखिलेश जी के अपार
जन सैलाब के जन समर्थन से घबराई हुई है और आधी जीत तो हमारी अभी हो चुकी है, आधी बाकी है। 22 में 22 किल आना तय है। उसको योगी जी कितना जोर लगा ले, अब 22 में 22 किल को आने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 1990 में राम लहर पर सवार होकर लाल कृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ से सितंबर में अपनी रथ यात्रा शुरू की तो भाजपा को अंदाजा नहीं था कि वो 1991 में विधानसभा चुनाव में चमत्कारी रूप से जीत दर्ज करेगी, जिसके बाद हर बार चुनावी यात्राओं में भी राजनीतिक दलों ने जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार किसकी मेहनत को जनता देगी ग्रीन सिग्नल, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। है जीत का मंत्र। जीत का मंत्र अगर करें तो क्या उत्तर प्रदेश में जो यात्राओं का दौर होता है चुनावी समय में, ये एक मूल मंत्र होते हैं। जनता और यात्रा किसको जीत दिलाएगी, ये भी एक सवाल होगा, क्योंकि जनता के ही हाथ में सब कुछ, जनता जनार्दन है। इन रैलियों में, सभाओं में जो जनता आ रही है, क्या वो वोट में तब्दील होगी? क्या एक्सप्रेस शो सपा को संजीवनी देगा? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव एक्सप्रेस वे को लेकर एक्सप्रेस शो कर रहे हैं, तो क्या एक्सप्रेस शो सपा को संजीवनी देगा? क्या बुआ की टीम कमाल कर दिखाएगी, जिस टीम को मैदान में उतारने की बात मायावती कह चुकी हैं? यूपी में जन आशीर्वाद किसके साथ, किसकी रणनीति में कितना दम, आज पूछेंगे हम। तो चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। केसी जैन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ जैन साहब आपका। शिवशंकर गौड़ साहब सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौड़ साहब आपका भी बेहद बेहद स्वागत। अब्दुल वाहिद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आप ही से शुरुआत करूंगी, आपका स्वागत करते हुए। वाहिद साहब, उत्तर प्रदेश की सियासत में हम जाइएगा तो लाल कृष्ण जी की आवाज नहीं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, वाहिद साहब को आवाज नहीं मिल रही है, जरा चेक कर लीजिए, उन्हीं से मेरा पहला सवाल है। मिल रही है सर आपको आवाज? वाहिद साहब आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। वाहिद साहब आप इसे शुरुआत कर रही हूँ मैं चर्चा की। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यात्राओं, सभाओं, चुनावी रथ यात्राओं का दौर की भी यात्रा में याद आती है जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदलने का काम किया था। वो यात्रा जिसने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कमबैक भारतीय जनता पार्टी को दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद भी एक बड़ी जीत हमने देखी। फिर रैलियां, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार जो यात्राएं, जो अलग अलग हिस्से, राज्य के अलग अलग हिस्सों से 6 यात्राएं निकालने की बात कही जा रही है, इसमें कितना दम आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले की जो यात्राएं थी उनका मकसद, उनका उद्देश्य कुछ अलग था, और वो अपने उद्देश्य और मकसद में सफल भी रही, पहले की जो यात्राएं रही भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज जो यात्राएं ये शुरू हो रही हैं, वो अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनसे सवाल भी कर रही है कि जो घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए, कितने बाकी रह गए हैं। तो और भी तमाम राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी रथ यात्राओं के माध्यम से, परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से, साइकिल यात्रा के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। और अभी और भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो तमाम हैं, वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है इस बार जो भी जनता है वो घोषणा पत्र के आधार पे, या जिन लोगों ने वादे पूरे किए हैं, कितने पूरे किए हैं, पिछली भी सरकारों का लेखा जोखा लेके और उनको वोट देने का मन बनाएगी। और ये भी देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों की रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन वोटों में कौन परिवर्तित कर पाएगा
ये भविष्य के गर्भ में ये बात है, भविष्य के गत में है। और जनता जनार्दन इन राजनीतिक दलों का क्या भविष्य तय करती है, ये फिलहाल कहना असंभव जैसी बात है। चलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हुए जैन साहब, स्वागत एक बार फिर से आपका। जैन साहब, डैमेज कंट्रोल तो पहले ही आप लोग करते हुए चले जा रहे हैं, रैलियों में जाकर बताएंगे कि देखिए हमने महंगाई कम कर दी, देखिए हमने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, सब तो आप करते हुए चल रहे हैं। देखिए पारुल जी, ये जो दो मुद्दे आपने अभी गिनाए, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी हो या कृषि बिल का वापस लेना हो, दरअसल विपक्ष इन्हीं दो मुद्दों पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा था और विपक्ष के पास इसके अतिरिक्त और कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन सरकार के लगातार क्रियान्वयन से और पेट्रोल डीजल के 12-12 रुपए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कम किए और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से कृषि बिल को किसानों का अड़ियल रवैया कहें या विपक्ष का उसमें हस्तक्षेप के कारण कहें, जो भी कारण रहा हो, या किसानों को हित के ध्यान में रखते हुए कि अब किसान अपने अपने घरों को जाएं, लंबा समय हो गया, तो किसान बिल भी वापस हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। रही बात यह कि उत्तर प्रदेश में आपने काम क्या किया है, आपका जो मैनिफेस्टो था उस पर आपने कितना काम किया है। देखिए, जब हम 2017 के इलेक्शन में चुनाव में गए थे तो हमारे पास केवल ये था कि विपक्ष ने क्या काम नहीं किए और हम सरकार में आएंगे तो क्या काम करेंगे, केवल बताने के लिए हमारे पास यही था। लेकिन अब इस बार हम 5 साल सत्ता में रहे हैं और 2022 के इलेक्शन में जब जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो बिल्कुल जनता को ये बता रहे हैं हम कि हमने क्या क्या काम किए। वो चाहे आप देखिए कि 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना रहा हो, या 4 बड़े एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को मिले हो, या 30 से ज्यादा बड़े मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हो, या उत्तर प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनता को राशन मुफ्त मिला हो पूरे 1 साल तक, और बाकी पूरे 5 साल के कार्यकाल में जनता को लगातार 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं जिस प्रकार से हम खाद्यान्न उपलब्ध कराते रहे, और साथ ही साथ चाहे किसानों की समस्या को लेकर के हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया, वहीं केंद्र सरकार 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों के खातों में भेज रही है। अगर 1 बीघे खेत पे एक घर में 5 काश्तकार है तो पांचों के अकाउंट में 6,000 रुपए आ रहा है, यानी 30,000 रुपए सालाना आ रहा है। लेकिन एक बीघे विपक्ष की खेती के पे जहन में खाली पेट्रोल डीजल और कृषि कानूनों की वापसी ही मुद्दे नहीं हैं। आपसे पूछे जाएंगे कोरोना में लोगों की मृत्यु के आंकड़े, आपसे पूछे जाएंगे क्या आने वाले समय में आपके पास रोड मैप है अर्थव्यवस्था को लेकर, नौकरियों को लेकर। महज 2 ही मुद्दे नहीं है ना सर जिस पर आप बैकवर्ड पर हो सकते हैं, घिर सकते हैं। नहीं, देखिए तो ये तो आप चीजें बता रहे हैं जो आपने कर दिया, जो आपने नहीं किया उसके लिए भी तो पूछा जाएगा ना। पारुल जी, देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का घेराव करना या सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाना, लेकिन सरकार ने जो काम किए हैं उसको तो विपक्ष नहीं नकार सकता है, क्योंकि उसको जनता नकारने नहीं देगी। विपक्ष अगर नकारेगी भी तो जनता नहीं नकारने देगी। अगर किया वो बताएंगे, जो पूछेंगे वो ना बताएंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, मुफ्त में खाद्यान्न दिया गया 1 साल तक कोरोना काल में, फटाफट से मुझे बताइए कि जो किया सिर्फ आप वही बताएंगे, जो अगर पूछा जाएगा सवाल उस पर जवाब नहीं देंगे? हर एक सवाल का जवाब मिलेगा पारुल जी। देखिए, मैं आपको बहुत कम समय में जवाब दूंगा। देखिए, अगर कोरोना काल पे सवाल उठता है तो सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा कि कोरोना काल में आप लोग कहां पे थे। जिस समय कोरोना काल की समस्या थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रोडों पे निकल रहे थे। वो तो हम उनसे पूछ लेंगे, आप बताइए, आपके पास फिर जवाब क्या होगा? वो तो सवाल पूछ लेंगे कि वो कितने मजबूत विपक्ष के तौर पर राज्य में उभर कर सामने आ रहे हैं। सत्ता में आप हैं ना सर, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पारुल जी, जिन लोगों ने भ्रमित, चलिए लौटती हूँ आपके पास जैन साहब, लौटती हूँ। अगले मेहमान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिश्रा जी, एक बार फिर से स्वागत करते हुए आपका कि जिन मुद्दों पर घेरने की मजबूती से आप लोगों की तैयारी थी, कृषि कानून को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर, उस मामले में तो आपको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। सरकार कृषि कानूनों पर खुद भी बैकफुट पर आ गई। अब सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को टिकट देना और जो रैलियों में भीड़ आ रही है, इन मुद्दों को लेकर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार होता है ना कि भीड़ आपकी रैलियों में, सभाओं में जितनी हो उसे वोट में तब्दील होते माना नहीं जाता, क्योंकि कई बार अंदाज यही लगाया जाता है कि आए तो बहुत थे, वोट बगल वाले को दिया है। ऐसा कि आपने कई प्रश्न पूछा एक साथ पारुल जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपने कहा कि मुद्दे हम लोगों के पास खत्म हो गए, तो मुद्दे तो क्या है कि जब आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये तो एक विषय था, एक छोटा सा मतलब एक विषय हो सकता है चर्चा का, लेकिन इनका देखिए लोग बोलते हैं कि हमने काम किया। काम इन्होंने क्या किया कि किए हैं
अपने कार्यालयों का, जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया है इन्होंने। आप देखिए कि इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश में 62 जिला कार्यालयों का निर्माण किया गया और 7 अभी दिसंबर में और मिल जाएंगे, तो 59 कार्यालय, जिला कार्यालयों का इन्होंने उद्घाटन किया। वाराणसी जिले में एक इनका कार्यालय बना, उसकी लागत 6 करोड़ रुपए थी। अगर हम उस हिसाब से अगर इनका कैलकुलेशन कर दें तो 4 अरब 16 करोड़ रुपए की इन्होंने उत्तर प्रदेश में जिला कार्यालय बनाए और पूरे देश में 432 कार्यालय इन 7 सालों में बने हैं। तो उसका अगर हम लोग कैलकुलेशन का पैसा निकाले कितना धन खर्च हुआ, तो 25 अरब रुपए जो है 59 करोड़ खर्च हुआ। तो एक कार्य हो गया इनका कि ये लोग क्या कार्य करते हैं। दूसरा ये लोग करते हैं कि पुलिस जब रक्षक ही भक्षक बन जाए उस प्रदेश में आप कैसे रहेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां पे पुलिस कस्टडी में जो है न्यायिक हिरासत में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर हम परसेंट की बात करें तो 2019-20 में इनके यहाँ तकरीबन 25% लोग न्यायिक हिरासत में मर जाते हैं। उसी हिसाब से 20-21 की बात करें तो 24% लोग, जो पूरे देश में जितने लोग डेथ होती है पुलिस न्यायिक हिरासत में, उसमें उत्तर प्रदेश में आप समझिए ये एवरेज रहा है। दूसरा, हम लोग इनके मेडिकल कॉलेज, उन्होंने बोला, हमारे मित्र बोल रहे थे अभी कि 30 मेडिकल कॉलेज हमने दिए। जिस राज्य में, जिस देश का प्रधानमंत्री या मुखिया और राज्य का मुखिया अर्धनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करता हो तो समझ सकती हैं आप चुनावी दावे और इनके कार्यों में कितने अंतर हैं। हम इनके बाद फतेहपुर का जो मेडिकल कॉलेज इनका था उसके काम अधूरे हैं। प्रतापगढ़ का नारियल फोड़ के एक शिला पट्टी लगाकर भी नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन हो जाता, उसका ही प्रचार प्रसार हो जाता है। छोड़िए, वो सभी राज्य सरकारों का यही हाल है। बनता सालों बाद पता चलता है कि सरकार ही बदल गई, तब तो बदल रही है वो चीज। चुनावी सभाओं में आपके जो भीड़ है सर, उसको लेकर हतोत्साहित ना होइए, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश का इतिहास ही बताता है कि सभाएं भले ही भर भर के हो रही हूँ, पब्लिक भले ही भर भर के आ रही हो, लेकिन असल मुद्दों पर जनता वोट कर रही है नहीं, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? पारुल जी, इस बार जनता से 1 to 1 कनेक्ट कैसे होंगे ये बताइए। ऐसा है कि जो यात्राओं का आपको लाभ मिलता है, जैसे आप एक ठग हैं, आप कहीं मार्केट में जाएं, आपको कोई नहीं जान रहा, आप एक अच्छा चोला बना सकते हैं, आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लोग आपके जाल में क्या ये दवा ली जा सकती है, इनके साथ काम किया जा सकता है, आपके साथ लोग जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनको जब कड़वा अनुभव होगा तो एकदम बिल्कुल आपसे किनारा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इन 7 सालों में जितनी अपनी भूमिका खोई है और जितना जनता में इनका ग्राफ गिरा है, यह शायद किसी पार्टी का इतना जल्द गिरता हो, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं, जो भीड़ को बटोरा है, वो पब्लिक जनता समझ चुकी है। वो आपने कहा जनता जनार्दन है, बिल्कुल सही बात है। यह 2022 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। पारुल जी देखिए, ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जनता इनके साथ में नहीं है, जनता समझ चुकी है। और देखिए, जीएसटी को और नोटबंदी को लगातार मुद्दा बनाते रहे, वे 7 सालों को गिना रहे हैं, लेकिन इन्हीं पे सरकार को घेरते रहे और इसी जनता ने फिर से 5 साल के लिए केंद्र सरकार को चुना। तो क्या जनता को ये जो मैंडेट जनता ने दिया, जनता के जनाधार को धता साबित करना। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। गौर साहब, आपके पास आते हुए, सपा ने भी, सर ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इन रैलियों का फायदा जनता वोट करे सो अच्छा। लेकिन जैसे कि हम लगातार सवाल खड़ा हो ही रहा है कि रैलियां और ये सभाएं, इनमें भीड़ आना और उसका वोटों में तब्दील होना, ये हर बार मुमकिन नहीं होता या हर बार 100% श्योरिटी के साथ नहीं होता। तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता से 1 to 1 बात करनी पड़ेगी सर। तो उसके लिए क्या प्लानिंग्स आपकी, क्या आप लोगों के आगे रोड मैप्स है? गौर जी, शिवशंकर गौर जी की आवाज देखिए सर। चलिए, लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। वाहिद साहब, आपके पास वापस आते हुए, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग जनता के किस तरह से उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से उनका काम हो रहा है। जाहिर है कि हम जब ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो जातिवाद और जातियां, और जो अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि चोला उड़ा देते हैं, नाम बता देते हैं, आपके बीच ले आते हैं, पता चलता है बाद में वो पछताते हैं, तो इस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में नई बात नहीं है। लेकिन अगर हम यात्राओं की बात करें तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके आपसे ये समझना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं मायावती जी के समय से अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ, इन तमाम रैलियों को आपने देखा, जनता किस तरह से सपोर्टिव हो जाती है इन सभाओं को, रथ यात्राओं को देखते हुए। उसमें कोई अंतर आपको दिखता है कि अगर है तो किस पार्टी का सपोर्ट ज्यादा होता है? वाहिद साहब, वाहिद साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
जी 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 मिल रही है। देखिए, इस बार बहुत ही रोमांचकारी तरीके से यूपी का चुनाव होगा। कोई भी दल ऐसा नहीं होगा जो पूरी अपनी ताकत ना झोंके, लेकिन अंततः लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच में ही होगी, जो मेरा अपना आकलन है। कांग्रेस उसमें कोशिश जरूर कर रही है, मेहनत जरूर कर रही है, लेकिन चाहे रैली हो चाहे रथ यात्रा हो, उसमें भीड़ इकट्ठा, मान लिया अभी प्रियंका गांधी ने रैली करी, काफी भीड़ इकट्ठा हुई, उसको देख के ऐसा लगा कि काफी समर्थक जो है कांग्रेस में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की भीड़ हम लोग और भी राजनीतिक दलों में देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वोटों में परिवर्तित हो। अभी तक का जो इतिहास है यही रहा है। तो मेहनत अपने अपने स्तर पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 15 दिनों में अभी काफी कुछ स्थितियां पलटेंगी और काफी बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर तमाम ऐसे लोग हैं दल बदल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी किस तरह से उन्होंने पूर्वांचल पश्चिम के लिए अलग से फोकस करके रखा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद वहां मोर्चा संभाल कर रखना पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होगी मैं आपसे जानूंगी। सर, आप शिवशंकर जी को शामिल कर लेते हैं। गौर साहब, सपा की तैयारी, लेकिन जनता के बीच पहुंचना आपको और भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने तो बता ही दिया वाहिद साहब ने, लेकिन कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की? कहा तो यही जाता आप लोगों की तरफ से कि संगठन की से लड़ाई है, और अब जब खुद प्रधानमंत्री और तमाम खुद नड्डा साहब, अमित शाह कमान संभाले हों, तो किस तरह से जनता के बीच जाइएगा, उन मुद्दों को पहुंचाइएगा, उन बातों को पहुंचाइएगा, क्योंकि मेन मुद्दे महंगाई और कृषि कानूनों को तो लेकर वो वापस कर चुके हैं सारी चीजें। देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कुछ भी कर लें, आज कृषि कानून बिल वापस क्यों किया गया? 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। मुझे ये कहना है कि 750 किसानों के लाशों पे चढ़ के तब कृषि का बिल वापस हुआ है। आज महंगाई चरम पे है, आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हर तरफ लूट हत्या बलात्कार चल रहा है। तो एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है हर मोर्चे पे। प्रधानमंत्री जी जिला वाइज जिला रैली कर ले, ब्लॉक वाइज ब्लॉक रैली कर ले, विधानसभा वाइज वो रैली कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरी तरह पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड रूप से बहुमत आ रही है। 13 तारीख से लगाए गाजीपुर का आपने देखा, पूरी रात जनता माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करती रही, पूरी रात भोर तक माननीय अखिलेश यादव जी लोगों का अभिवादन करते रहे। तो जनता का उत्साह, गांव गरीब किसान मजदूर महिलाएं बच्चे सब तरफ माननीय अखिलेश यादव जी का है। हमने जो विकास दिया था, अच्छी सड़कें दी थी, अच्छा विश्वविद्यालय दिया था, अच्छा हॉस्पिटल दिया था। आज कोरोना काल में समझ पाए कि घेरने की तैयारी सपा की भारतीय जनता पार्टी को, किसान कृषि कानून को आपने वापस ले लिया, लेकिन उस दौरान जो किसानों की मौत हुई उसका क्या सर? पेट्रोल डीजल डाउन हो गया, लेकिन महंगाई उतनी डाउन नहीं हुई, उसका क्या सर? वापस कब लिया? वापस कब लिया उन्होंने? आज सदन में चर्चा नहीं हो रही है, सदन में ये लोग भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब आगे बढ़ा रही हूं सर। जैन साहब जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही जिस प्रकार से सपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि किसान बिल वापसी की हमने मांग की, जब सारे दल ये कह रहे हैं कि किसान बिल वापस होना चाहिए, जबकि इसके पहले जब जीएसटी कानून आया उसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए। जब संविधान का निर्माण हुआ, समझिए ना, क्या आत्महत्याओं को लेकर सवाल विपक्ष कर रहा है, तो जवाब देंगे आप? चर्चा करने की मांग कर रहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे आप? विपक्ष के ऊपर देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि जिस किसान बिल की वापसी की मांग सारा की सारा विपक्ष कर रहा था, उस पर चर्चा की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात ये है कि 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा, तब कांग्रेस कहां सो रही थी? 12,000 किसान, ये 700 किसानों की बात कर रहे हैं हम, तो एक किसान की, अगर एक किसान की भी जान जाती है तो दुखदाई है, पीड़ादायक है। लेकिन 12,000 उनको लेकर ये सवाल था सर। जैन साहब ठीक है, गौर साहब कही अपनी बात। किसान होता है, क्यों मरने दिया आपने? साल भर हो गया, तब आपको क्या, जब आप चुनाव हार रहे थे तब आपको बिल वापस लेना पड़ा है। क्या मजाक करते हैं आप अपनी सरकार की बात नहीं करेंगे? किसान क्यों मर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की क्यों मर रहे हैं किसान? आप इस पे जवाब नहीं देंगे? आप 30 सेकंड मिश्रा जी आपके, मिश्रा जी 30 सेकंड आपके, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी, जो किसानों के मरने की बात हमारे मित्र कह रहे हैं, यह बहस इसलिए होनी चाहिए
कि आपने जो ले आए थे कृषि कानून बिल और उसको फिर आपने बैकफुट पे गए, तो आप ले क्यों आए थे, क्यों वापिस के, इसको तो आपको बताना पड़ेगा। और इस समय चुनाव आप आए तो आप पराली की जो भाषा है उसको माफीनामा दे रहे हैं। आप सब पे इस समय केवल आप लोगों की योजनाएं यह है कि जनता को कैसे कुछ के लिए फिर गुमराह किया जाए। जो जितने भी केस आप देखिए किसानों से जुड़े थे, हमने मैं 14 दिन मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गौर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां चुनावी रैलियां एक अलग ही इतिहास रचती हैं। चाहे आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय पर रथ यात्राएं देख लें, चुनावी रथ यात्राएं जिसने भारतीय जनता पार्टी की किस्मत को पलटा, और अब उसके बाद से दौर ही चला आ रहा है। अलग अलग यात्राएं हम देखते हैं चुनावी समय में होती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही है, चुनावी सभाएं कर रही है, और अब यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। राज्य के 6 अलग अलग हिस्सों से 6 अलग अलग यात्राएं निकलेंगी, लेकिन क्या ये यात्राएं किस्मत पलटने वाली होंगी? क्या सपा का जो एक्सप्रेस वे पर एक्सप्रेस शो या अलग अलग जगहों पर पहुंचकर अखिलेश जी का अभिवादन होना या उनका स्वागत सत्कार होना, क्या ये किस्मत पलटेगा सपा की? कांग्रेस जो महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, उनकी रैलियों में महिलाओं को लेकर बातें हैं, क्या वो कांग्रेस की किस्मत बदल देंगी? ये तमाम बातें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ही जाने कि वो किसकी किस्मत पलटने वाली है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।